हाँ। नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी चुनाव रणनीति में क्या ऐसा रिशफल किया है कि वह हमेशा अजेय और अपराजेय बनकर के रहेगी। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हमने जो भी उपचुनाव देखे या जो भी विधानसभा चुनाव देखे, हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारते हारते अंत में अपना ऐसी व्यूह रचना बनाती है, अपने ऐसे प्रबंधन करती है कि वह न केवल हारे हुए चुनाव या हवा के विपरीत रुख के वाले चुनाव को भी अपने अनुकूल बना करके जीत जाती है, बल्कि जहां पर उसकी विजय की संभावना है वहां उसके विजय का मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। दोस्तों 2024 मई के चुनाव में जब 5 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए पहले से ये भूमिका बनाई गई थी 400 पार 400 पार, और वो सारे लोकप्रिय फैसले या जो फॉर्मूला पॉलिटिक्स के जितने तौर तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी ने सब पर एक्सरसाइज कर लिया था। यहाँ की देश में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट या स्कूल ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बड़े बड़े महापुरुषों को एक बार करीब 3 या 4 महापुरुषों को भारत रत्न भी दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, यानी अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों को भारत रत्न देना, और वह भी दक्षिण पंथीय भारतीय जनता पार्टी के जमात की तरफ से, अपने आप में सारे वर्गों के हितों को साधना और अपने पार्टी को चुनाव में विजयी बनाना। लेकिन कहीं ना कहीं उन 5 चरणों में हवा का रुख बदल गया। विपक्ष के कुछ ऐसे फॉर्मूले थे जो लोगों के दिलों में उतर गए, और उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मजबूत थी, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे कि महाराष्ट्र, वहां के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। जहां से उम्मीदें ज्यादा लगाई गई थी, जैसे कि बंगाल, जैसे कि असम, उड़ीसा, तो उसमें बंगाल में उन्हें जो है एक तरह से उम्मीदों से विपरीत जो है वो सफलता मिली। यानी कि जहां 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 21 या 22 सीटें जीती थी, वह घट करके 10 और 11 पर आ गई। यानी कि कुल मिला के लोकसभा चुनाव में जो वो मंजर 400 का जो परोसा गया, वह साधारण बहुमत तक भी नहीं आ पाया, और भारतीय जनता पार्टी केवल 240 सीटें जीत पाई। तो काम आए कौन? तो तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की आंध्रा से, और बिहार की पुरानी इनकी सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, फिर सरकार तो बन गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी चुनावी रणनीति, रीति और नीति सब में जो है आमूल चूल परिवर्तन किया, और उस परिवर्तन के तहत अब तक भारतीय जनता पार्टी जो अपनी कोर आइडियोलॉजी, सुशासन और राष्ट्रवाद और हर तरीके के जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है उनके खिलाफ एक तरह से पूरा एक्शन लेकर के अपने मतदाताओं को लुभाती थी, या बेहतर अर्थव्यवस्था, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्कूल ऑफ इलेक्शनियरिंग थॉट में अब फ्रीबीज का पूरे तौर पर इस्तेमाल किया। यानी कि मुफ्तखोरी की राजनीति, जिसे कांग्रेस पार्टी भी समय दर समय उसको पूरा भुनाया करती थी, उसके बाद रीजनल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी ने जो रेवड़ी की जो संस्कृति राजनीति में चुनाव जीतने के लिए की, भारतीय जनता पार्टी भी उसका प्रयोग महाराष्ट्र के चुनाव में करती है, हरियाणा के चुनाव में करती है, बिहार के चुनाव में करती है, फिर दिल्ली के चुनाव में करती है। और बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल था उसका पूरा फायदा उठाना, पूरी मशीनरी को झोंक देना, अपनी मातृ संस्था आरएसएस के साथ अपने सारे गिले शिकवे को दूर करना, और आरएसएस का फिर से पूरा इस्तेमाल करना। हम बता दें कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस की नाराजगी थी, और ये बताया गया कि चुनाव के तमाम बूथों पर आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं गए। बयानात भी आए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष जगदीप नड्डा की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से,
कि अब हमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही अब काफी जो है पर्याप्त कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बन गए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में पर्याप्त बहुमत नहीं मिलने या आशा के अनुकूल समर्थन जनता का नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने तर्कस में वो जो तमाम तीर जो पहले रखती थी उसमें और कई नए नए तीर को जो है एक तरह से आजमाना शुरू किया। और नतीजा ये मिला कि जहां महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में एक तरह से इनकी पूरी तरह से जीत नहीं हुई थी, आधे से कम सीटों पर इनकी लोकसभा सीटें सिमट गई थी, वह पार्टी महाराष्ट्र में अंतिम समय में पूरा फ्रीबीज का इस्तेमाल करती है, पूरी रेवड़ी बांटती है, बसों को मुफ्त करती है, महिलाओं के लिए तमाम जो है कार्यक्रम ले आती है, उन्हें मासिक माहवारी भत्ता देती है और इस तरीके से वो चुनाव जीत जाती है, और वो भी लैंडस्लाइड विक्ट्री से। हरियाणा जहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा, वह 2014 के बाद के लहर में वहां सरकार जैसे तैसे बन गई, फिर किसी सहयोगी पार्टी का समर्थन लेकर फिर जो है 2019 के चुनाव में जो है फिर से ज़्यादा बड़ा समर्थन लेकर के चुनाव जीती। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जो किया वह तो अपने आप में एक अजूबा कारनामा था। अंत तक जो है चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थी। वहाँ 5-5 लोकसभा सीटें जीती थी, यानी कि केवल 1 रन एक्स्ट्रा बनाने से जीत मिलनी थी, और वह भारतीय जनता पार्टी ने किया कि कांग्रेस के खुद के धड़े में उनको जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी जो दूसरी जो उनकी जो एक महिला नेत्री हैं उनके फूट को कहीं ना कहीं भड़काने का काम किया, और कई तरीके से बूथ मैनेजमेंट और तमाम इलेक्शनियरिंग प्रबंधन के जरिए हरियाणा का भी चुनाव एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। उसमें नेतृत्व का परिवर्तन भी मायने था, गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण भी मायने था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी बिहार के चुनाव में हम सबने देखा कि जहां पर बढ़त तो थी एनडीए को, नीतीश कुमार के प्रति जनता में समर्थन था, लेकिन ऐन वक्त पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरी प्राथमिकता ली बिहार के चुनाव को, चूंकि उनकी केंद्र सरकार भी उसकी वैसाखी पर निर्भर करती थी, बिहार के लिए कम से कम 3 कैबिनेट जो मीटिंगें थी वो केवल बिहार के परियोजनाओं को लेकर के किया गया केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में। इसके अलावा बिहार की सरकार ने भी कई सारे फ्रीबीज के कदम उठाए, जिसमें कि वहाँ पर पेंशन की राशि बढ़ाने, महिलाओं को वजीफे देने और तमाम मानदेय और मानदंड को दोगुने करने, और वहाँ पर सड़कों, रेलवे, सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रमों और कई सारे चीज़ों को लेकर के केंद्र सरकार ने जो पूरी घोषणाएं की, तो डबल इंजन की सरकार वहाँ के मतदाताओं ने उसे अपना लिया। तो कुल मिलाकर के आज ये राजनीति शास्त्रियों के लिए, राजनीतिक टीकाकारों के लिए और यहाँ तक कि राजनीति करने वालों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो नेतृत्व है वो कई सारी नए पाठ सिखाने वाला है। अब पॉलिटिकल करेक्टनेस सर चढ़ करके बोल रहा है। ये बात अलग है कि चुनाव जीतने के बाद यह पार्टी कहा करती थी कि हम केवल गवर्नेंस करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे और चुनाव के ठीक 6 महीने पहले राजनीति करेंगे। तो अब वैसी बात नहीं है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कॉल दे रही है, उसके बहाने वह देश में जो तमाम जो समय दर समय जो तमाम जो चुनाव होते रहते हैं, विधानसभा के चुनाव तो कभी उपचुनाव, हर साल कोई न कोई 2 या 3 या 4 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व कभी भी एक तरह से हार मानने को तैयार नहीं, वो अजेय और अपराजेय रहना चाहता है, और इसीलिए 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए वो 3 या 4 महीने के अंतर्गत देश की जो ये पूरी जो चुनावी जो पूर्णाहुति है उसे सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नेतृत्व पूरा करना चाहता है। और इसी वजह से जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है एक तरह से कॉल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मशीनरी को पूरा चाक चौबंद किया है और कथित रूप से इलेक्शन कमीशन के बहाने अपने पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति कर वहां पर जो पूरे मतदाता सूची का पुनरीक्षण के बहाने, जैसा कि आरोप लगाया जाता है, हालांकि हमें प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं दिखता कि मतदाताओं की सूची में सुधार होना, मतदाताओं के दोहरे नाम, गलत नागरिकता, गलत नाम, उम्र, पता और कई तरीके की जो अनऑथेंटिसिटी जो मतदाता वोटर कार्ड के साथ जुड़ी हुई है, उसे जो ठीक किया जा रहा है। विपक्ष यह मानता है कि पूरी मतदाता सूची को अपने अनुकूल बनाने का काम
नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व कर रहा है। बहरहाल जो भी हो, जो भी कानून, प्रशासन, नियम, विधान, संविधान या जो चुनावी रणनीति, चाहे वो सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक हो, जिसमें अपने विचारधारा और आइडियोलॉजी तो है ही, तमाम जो मुफ्त का और तमाम जो नैरेटिव है और तमाम जो इमोशनल पिचेज हैं, उसका पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यह बात अब ये पूरे तौर पर साफ साफ पता चल रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मनमाफिक परिणाम नहीं आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब और ज़्यादा रणनीतिक हो गई है, ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज हो गई है और अब वो तर्कस में वो सारे तीर शामिल किए गए हैं जिससे हर किसी संभावित अपनी कमी को पूरा किया जा सके और उस कमी का पूरा जो है तात्कालीन प्रबंधन करके मतदाताओं का दिल जीता जा सके। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी अभी कांग्रेस की जो परिवार की जो नेत्री जो नई नई आई हैं, प्रियंका गांधी, अभी उन्होंने हाल में ही लोकसभा में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी देश में चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं और हम देश के लिए काम करते हैं। हो सकता है कि उनकी बातें अक्षरशः या अंतःकरण से सही नहीं हो, लेकिन ऊपरी तौर पर ये जरूर ये एक तरह से साउंड हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 24/7 लीडरशिप करता है, हर समय अपने विरोधियों की चाल पर निशाना गाड़े रहता है और उसको लेकर के इतना एग्रेसिव है जिसका कोई लोकतांत्रिक प्रतियोगी राजनीति में पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं दिखता। और इसी वजह से यह पार्टी अजेय और अपराजेय बनी हुई है, न केवल अपने हार्टलैंड में, न केवल अपने मजबूत पिचेज पर, बल्कि उन इलाकों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं थी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका, बंगाल का इलाका, यानी कि असम में भी मजबूत नहीं थी, इसके अलावा त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और फिर जो है बंगाल और फिर जो है उड़ीसा, तो उसको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया रणक्षेत्र बना लिया है और उस पर फतह हासिल की है। लेकिन अब बचता है भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का इलाका, और उस दक्षिण में भी मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु। तो केरल में कल ही जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई कि उन्होंने त्रिवेंद्रम नगर निगम का चुनाव जीत लिया और एक नया इतिहास बनाने का कार्य किया। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से मौजूदा राज्य सरकार से सहयोग कर या अलग अलग तरीके की राजनीति कर वहां अपना राजनीतिक प्रभुत्व करना चाहती है। और जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स जो कहा जाता है कि जिसमें साम दंड और भेद सबका इस्तेमाल हो, तो कहीं ना कहीं मौजूदा नेतृत्व यह कर रहा है। और 2000 या मार्क करिए इस बात को कि मई 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादा एग्रेसिव है, हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, हर रणनीति का इस्तेमाल करना चाहती है, चाहे खजाने को झोंक देना पड़े या पूरे देश को झोंक देना पड़े। जैसा कि हमने अभी बिहार में देखा कि पूरा देश के भारतीय जनता पार्टी का सारा लीडरशिप उस चुनाव में खड़ा था, लड़ा था और फिर जो है उसको लेकर के उपलब्धि हासिल की थी। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पुनः बात होगी, इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, सबक खैर, गुड बाय।